इसके बाद सीधे अपन आते हैं पार्ट 3। 17 सेक्शन 17 सेक्शन 18 दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। एक एक शब्द पढ़ना है इसका आपको। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन। सो देखिए पार्ट 3 में ऑफ रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट 17 बात करता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। इसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही है। अगर नहीं कराया तो क्या होगा, उसका इफेक्ट अपन आगे देखेंगे। लेकिन 17 में ये मेंशन है कि जितने यहां जो लिस्टेड है डॉक्यूमेंट्स, इनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो देखते हैं क्या क्या है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड इफ द प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट इज सिचुएटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट विच एंड इफ दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन और आफ्टर द डेट on which or the Indian Registration Act came or comes into force, namely पहला, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 17 में जितनी चीजें हैं जिनका मैंडेटरी है और 18 दोनों। सो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से आप क्या समझते हैं? तो भाई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इज विल। विल जो होती है दैट इज अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उनके रजिस्ट्रेशन की बात है। अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच purports or operate to five, create, declare, assign. This is important. Declare, assign, limit, or extinguish, whether in present or in future, any right, title, or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees and upwards to or immovable property. इसका मतलब ये है कहीं पे भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप कोई भी राइट या टाइटल क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। 100 या उससे ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, चाहे वो फ्यूचर में चाहे प्रेजेंट में डिक्लेयर कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो 100 या उससे ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड क्रिएशन अगर राइट्स के हो रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में, सो दैट मस्ट बी मैंडेटरली रजिस्टर्ड। इसके बाद देखिए सी नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज द रिसिट और पेमेंट ऑफ एनी कंसीडरेशन on account of the creation, declaration, assignment, limitation or extinction of any such right, title or interest। अब मान लीजिए आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आप किसी दूसरे का टाइटल क्रिएट कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट अलग हो गया। किसी इमूवेबल सच इंटरेस्ट और टाइटल ऊपर वाले से कनेक्टेड है ये। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको ट्रांसफर वगैरह करना है, उसके लिए आप कोई कंसीडरेशन रिसीव कर रहे हैं, उस रिसीव का जो एक्नॉलेजमेंट है, मान लीजिए आप रसीद प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी एक एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं कंसीडरेशन का उसके, तो दैट एक्नॉलेजमेंट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड। ठीक है, अगर आपने कोई इस तरीके का 100 रुपए या उससे ऊपर, वही वाला जो ऊपर से बी में अपन ने पढ़ा ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है 100 या उससे ज्यादा, तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, उसके ट्रांसफर का टाइटल क्रिएट करने का, उसी चीज की बात है। वही 100 या उससे ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें कंसीडरेशन आप ले रहे हैं, तो उस कंसीडरेशन का जो एक्नॉलेजमेंट इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। इसके बाद लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीज पे अपन आते हैं डी। सो डी में देखिए लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट। कौन सी लीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है? जो 1 साल से ऊपर की है, 1 साल या उससे ऊपर, ईयर टू ईयर की, या जिनका रेंट ईयरली जाना है, ऐसी लीजेस का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आप कभी घर किराए पे देते हैं या लेते हैं तो आपने देखा होगा जो रेंट एग्रीमेंट बनता है वो 11 महीने का बनता है। हमेशा आपने ये ध्यान दिया होगा कि वो 11 महीने का बनता है। क्यों बनता है 11 महीने का? क्योंकि भाई साहब अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का बनवा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फिर वो लीज
रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसकी फीस लगेगी, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वो रजिस्टर होगी। उससे बचने के लिए अपन उसको लीगल इफेक्ट भी दे देते हैं थ्रू अग्रीमेंट, और रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना पड़ता, इसलिए 11 महीने की करी जाती है, क्योंकि 12 उससे ऊपर है। ईयरली जो लीज होती हैं दे मस्ट बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड। इसके बाद ई देखिए, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट or any award when such decree or order or award purports or operates to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees and upwards in immovable property। अब ये जो ई अलग से, ये सारी चीजें देखिए मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड बात सारी चल रही है। तो यहाँ पे ये जो एक ई क्लॉज लिखा हुआ है, नॉन नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की ही बात कर रहा है, बट दिस टॉक्स अबाउट डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं टू सम अदर पर्सन। उसमें अगर कोई चीज आप क्रिएट कर रहे हैं, दैट मस्ट ऑल्सो बी मैंडेटरली रजिस्टर्ड। डिक्री ऑर्डर है कोर्ट का, इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 से ऊपर की उससे कनेक्टेड, तो दैट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड। इसके बाद आ जाइए 1A, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके लिए थोड़ा सा टीपीए की तरफ जाना पड़ेगा इस क्लॉज को पर्टिकुलरली समझने के लिए। कोई डाउट है? मंथली रेंट फॉर 1 ईयर लीज वोंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। नहीं भैया, मंथली अगर इट इज फॉर 1 ईयर इट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। ईयरली अगर लीज है तो इट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन, भले ही रेंट मंथली पे हो। वो और लिखा है अर्पित, एक बार ध्यान से देखना बेरिट में, इट इज और, या तो ईयरली हो या फिर रेंट ईयरली पे हो रहा हो, या तो लीज ही ईयरली हो या रेंट ईयरली एनुअल रेंट पे होना हो। अगर ईयरली लीज मतलब 1 साल के बाद रिन्यू होगी, 1 साल के लिए, इसलिए अपन करते हैं 11 महीने के लिए। 1 साल का कोई नहीं करता अग्रीमेंट, 11 महीने का करते हैं रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि अगर 1 साल का है, भले रेंट मंथली पे होना है, लेकिन 1 साल का है तो रजिस्टर होगा। इसके बाद देखिए 1A, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। सेक्शन 53 ऑफ टीपीए अगर आपने पढ़ रखा है, पार्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस आप ने अगर टीपीए में पढ़ रखा है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे कनेक्टेड ये प्रोविजन यहां मेंशन है। द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन, किस डॉक्यूमेंट की बात चल रही है? जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है ट्रांसफर का फॉर कंसीडरेशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन, दिस इज 53A, दिस इज a typing error, 53A of the transfer of property, and shall be registered if they have been executed on or after the commencement of the registration। इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद अगर एग्जीक्यूशन हुआ है, और अगर आपको 53A का बेनिफिट लेना है, किसके? टीपीए के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53A का बेनिफिट अगर आपको लेना है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड। जिस डॉक्यूमेंट में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका मैं बता देता हूं आपको। इस 53A का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो टीपीए का जो 53 है, पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है। मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन सारे लीगल फॉर्मेलिटीज उसने कंप्लीट नहीं किए। कहने का मतलब जो ट्रांसफर किया है वो लीगली इफेक्ट नहीं किया है, बट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। और आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है अपना एक पीस ऑफ लैंड बेचना है उसे, या एक घर है जो उसे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट उसने कर दिया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के परसुएंस में बी जो है पोजेशन ले लेता है इस घर की, पोजेशन भी मिल गई है एज पार्ट परफॉर्मेंस। लेकिन इसके बाद जाके ए किसी और को बेच देता है वो घर, ट्रांसफर किसी और के नाम पे कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ किया, दो चीजों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। या सेल एग्जैक्टली जब होती है, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। उसका कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं आपसे सिर्फ प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं प्रॉपर्टी आपको बेचूंगा, अभी मैंने ट्रांसफर नहीं करी है प्रॉपर्टी। तो पार्ट परफॉर्मेंस में जहां कॉन्ट्रैक्ट है एक, और साथ में पर्सन ने पोजेशन ले ली है, जो उसमें बेनिफिशियरी था या जो बायर था उसने पोजेशन ले ली है एज पार्ट परफॉर्मेंस।
ऐसे केस में अब ये अपना राइट क्लेम कर सकता है इस चीज पे, कोई और आके इसका राइट एक्सटिंग्विश नहीं कर पाएगा। इस तरीके का प्रोविजन 53A दिया हुआ है टीपीए का। इसको एक सेफगार्ड दिया हुआ है कि कोई और आके इसका इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो कोई और, वो थर्ड पर्सन जो आके इसका इंटरेस्ट अफेक्ट कर रहा है, अगर उसने ये प्रॉपर्टी ली है फॉर कंसीडरेशन, अगर फॉर कंसीडरेशन और विदाउट नॉलेज, मान लीजिए ए ने उठा के ये सी को बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ किया लेकिन ट्रांसफर किसको कर दी, सी को। और वो ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, कंसीडरेशन के साथ। सी ने विद कंसीडरेशन वो प्रॉपर्टी ली है और सी को इस बात की जानकारी नहीं थी इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की। ऐसे में इसका राइट प्रोटेक्टेड है। बी बाकी किसी के अगेंस्ट अपना राइट स्टैब्लिश कर सकता है लेकिन इसके अगेंस्ट नहीं कर सकता। तो जो बाकी लोगों के अगेंस्ट इसको अपना राइट स्टैब्लिश करना है बी को, वहां भी दिया गया है। कहने का मतलब 53A का अगर बेनिफिट लेना है बी को, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसके थ्रू आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड। उसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। दैट इज 1A एंड दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड विद 53A ऑफ टीपीए। इसके बाद आते हैं अगले क्लॉजेज। तो भाई ये अब देखिए, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसेक्शन 2 में, पहले तो 1 में बताया क्या क्या चीजें मैंडेटरीली रजिस्टर होना है। एक बार उसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं अपन, क्या क्या मैंडेटरीली रजिस्टर होना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 17 और जैसा मैंने बताया 18 भी। तो सबसे पहले तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड। उसके बाद 100 या उससे ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है, कोई भी राइट क्रिएट कर रहे हैं आप उसमें, दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड। उसके बाद कोई डिक्री है, या सॉरी, कंसिडरेशन का एक्नॉलेजमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर की, उसके लिए कोई कंसिडरेशन दिया गया, कंसिडरेशन का एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। इसके बाद लीज, तो ईयर टू ईयर लीज अगर है, साल या उससे ऊपर की लीज है। अब यहां देखिए आप, ईयर टू ईयर में लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट। ईयर टू ईयर लीज या 1 साल से ऊपर की लीज, जो भले उसमें रेंट मंथली पेबल हो बट 1 साल से ऊपर, एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से उसका रजिस्टर होना जरूरी है। उसके बाद ई डिक्री डिक्री या ऑर्डर की बात करता है, इसी चीज से कनेक्टेड 100 या उससे ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई डिक्री ऑर्डर, उसका उसमें अगर आप कोई राइट क्रिएट कर रहे हैं किसी पर्सन का, तो दैट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड। और उसके बाद एक ये एडिशनल 1A, टीपीए के 53A का बेनिफिट अगर किसी पर्सन को लेना है उस पार्ट परफॉर्मेंस का, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट मेंशन है, दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड। अब सब सेक्शन 2 बताएगा कि ये इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है। कुछ एक्सेप्शंस, नथिंग इन क्लॉजेस ए एंड sorry, clauses B and C of subsection 1 applies to any composition deed। बस एक दो ऊपर के पॉइंट्स मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं, बाकी एक बार बस रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी कंपोजिशन डीड का मतलब होता है जब कोई डेटर अपने क्रेडिटर के साथ थोड़ा पेमेंट करने को रेडी हो जाए और दोनों अपना डेट सेटल कर लें। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से 2 लाख रुपए उधार ले रखे हैं, मैं उससे कहता हूं भाई देख 80 है, लेना हो तो अभी लेके ये बात खत्म कर दे, बाकी का तू छोड़ दे, रिलायंस कर दे बाकी का अमाउंट, लेकिन अभी तो तैयार है अगर करने के लिए तो अपन कर लेते हैं। तो ऐसे जो कंपोजिट डीड है उन पे बी और सी सब क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब उस केस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा। ऐसे ही शेयर्स और डिबेंचर से कनेक्टेड अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, भले ही वो कहीं ना कहीं उसमें एसेट्स, जो कंपनी के शेयर डिबेंचर आप खरीद रहे हैं, भले ही उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी हो एसेट्स 100 रुपए से ऊपर की, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लीजिए, दैट्स इट। इसके बाद इसका सबसेक्शन 3, जिसको लेके थोड़ी समस्याएं भी हैं, अथॉरिटीज टू अडॉप्ट अ सन। इस चीज को देखिए, अथॉरिटीज टू अडॉप्ट, इसके लिए सेपरेट प्रोविजंस भी हैं आगे, सेपरेट चैप्टर है।
authorities to adopt a son or authorities to adopt or will से related अलग से provision भी बन पड़ेंगे. Authority to adopt a son executed after 1st day of January 1872 and not conferred by a will, जो will से confer नहीं हो रही authority, उसके अलावा confer हो रही है, shall also be registered. This is important. अब समझिए दो चीजों में डिफरेंस, अडॉप्शन डीड और अथॉरिटीज टू अडॉप्ट अ सन. अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन क्या चीज है? पहले जो हिंदू लॉ था उसमें अ फीमेल वाज नॉट ऑथोराइज्ड टू अडॉप्ट बाय हरसेल्फ विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड. इनफैक्ट आफ्टर हिज डेथ, तो मरने के पहले अगर हस्बैंड ने ये अथॉरिटी दे दी है वाइफ को, उन लॉज के हिसाब से अगर दे दी अथॉरिटी, उस केस में तो शी कैन अडॉप्ट, अदरवाइज नॉट. तो ये जो अथॉरिटी दे रहा है हस्बैंड वाइफ को अडॉप्ट करने की, दैट हैज टू बी रजिस्टर्ड. अगर वो विल के अलावा, अगर उसने विल में ये चीज लिखी है, अपनी बाकी प्रॉपर्टीज को भी दिया है और विल में ये चीज मेंशन करी है, तब रिक्वायर्ड नहीं है. लेकिन अदर देन विल अगर है, नॉट कन्फर्ड बाय विल, अगर ये अथॉरिटी दी जा रही है तो इट मस्ट बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड. उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है.